वेरी गुड इवनिंग ऑल। हम लोग जैन दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा पर, जैन दर्शन के अनेकांतवाद पर, जैन दर्शन के स्यादवाद पर हम लोगों ने बहुत गहराई के साथ चर्चा की है। और इसी जो है बिंदु को जो है हम लोग और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैन दर्शन की अगर तत्व मीमांसा के बारे में बात करें, मेटाफिजिक्स ऑफ जैनिज्म, तो इसमें हम लोगों ने एक चीज देखा है कि जैन दर्शन जो है वो वस्तुवादी होते हैं। कल की पूरी क्लास जो है इसी आधार पर गुजरी थी कि आखिरकार ये वास्तववाद, वस्तुवाद, प्रत्ययवाद क्या होता है। मैं एक बार फिर से यहीं से जो है लेकर के चलता हूं कि अगर हम जैन दर्शन के बारे में बात करते हैं तो जैन दर्शन की तत्व मीमांसा पर बात कर रहे हैं। तो तत्व मीमांसा क्या होता है? तत्व मीमांसा का मूल प्रश्न यही है कि यह दुनिया किन तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, या दुनिया बनाने के लिए जिन तत्वों का निर्माण हुआ वे कौन से हैं, क्या वे एक हैं या एक से अधिक हैं। इस तरह के प्रश्नों के बारे में बात किया जाता है। तो ये हमारा मेटाफिजिक्स है। और जैन दर्शन के जो है तत्व मीमांसा पर बात करें तो कल हम लोगों ने बात किया था कि ये वास्तववादी हैं, ये वस्तुवादी हैं, ये सापेक्षतावादी हैं। और जैन दर्शन जब अपने सिद्धांतों पर बात करता है तो जैन दर्शन जो है वह तत्व के बारे में जब चर्चा करता है तो वो कहता है कि ये, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कहता है कि हम लोगों ने पीछे क्लास में चर्चा किया है कि सत्य क्या है। जैन दर्शन में सत्य क्या है, सत्य क्या है, इस पर जो है चर्चा हुई है। और सत्य के लिए उसने बताया है कि सत्य जो है वही वस्तु होगी जो उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम होगी। उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम ही जो है हम क्या कहेंगे कि यह सत्य है। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसका मतलब कि जो भी सत्य है वह उत्पाद होगा, वह व्यय होगा, और वह जो है द्रव्य होगा। यानी कि वह उत्पाद और व्यय का मतलब क्या हुआ कि वह पैदा होगा, वह नष्ट होगा, और साथ में वह निरंतर बना भी रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अनेकांतवादी हैं, तो यह एक ही वस्तु में विपरीत गुणों को भी स्वीकार कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्यम संयुक्तम, यह जो है सत्य का लक्षण है। यानी कि सत्य में यह तीन गुण होते हैं। ये पीछे जब आप क्लास में जाएंगे तो वहां पर चर्चा की है। अगर आपको जो है ये याद आ जाती है तो अच्छी चीज है, नहीं याद आती है तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता है। हाँ परवेज सर करवाया है, करवाया है, हाँ, तभी तो जो है इसको शॉर्ट में निकल रहा हूं। अब सत्य के अलावा अगर द्रव्य के बारे में बात करें तो जैन दर्शन में द्रव्य क्या है? जैन दर्शन में द्रव्य वह है जो इसमें हम कह सकते हैं कि अनेकानेक धर्म हो। तो हम इसको लिखते हैं अनंत धर्मात्मकम, अनंत धर्मात्मकम मेव तत्वम। तो द्रव्य की परिभाषा ही ये दी जाती है। मैं चूंकि इसको भी डिटेल में करा चुका हूं तो मैं बहुत अधिक नहीं जानूंगा कि यानी कि द्रव्य में अनंत धर्म रहते हैं, अनेकानेक धर्म रहते हैं। ये यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद ये और कहते हैं कि अगर द्रव्य यह है तो द्रव्य का एक लक्षण वह और बताते हैं कि द्रव्य वह है जिसमें कि गुण और पर्याय नामक जो है धर्म रहते हैं। गुण पर्यायवत गुण पर्यायवत द्रव्यम, यह द्रव्य के जो है द्रव्यम, ये लक्षण बताया गया। ये भी पीछे की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो पिछली क्लासेस में हुआ है, तो आप लोग वहां से जो है इसके डिटेल में जाइएगा,
मैं बहुत अधिक नहीं जाता। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो वो मेरे से पूछेगा, मैं बता दूंगा। अब जब ये द्रव्य मान लिया तो अब हम लोगों ने इसकी चर्चा चूंकि पीछे कर ली है तो यहां तक मैं छोड़ देता हूं। हम सीधे सीधे आते हैं कि द्रव्य को यह कितने प्रकार का मानते हैं। तो जैन दर्शन में जब द्रव्य की चर्चा की गई है तो द्रव्य को मुख्य रूप से ये दो प्रकार में बांटते हैं। आप भी जो है द्रव्य को इसी दो तरीके से बांटना चाहेंगे। एक को आप कहते हैं सजीव और दूसरे को आप कहते हैं निर्जीव। यही तो दो प्रकार से आप बांटना चाहेंगे। तो इसी आधार पर अगर लिया जाए तो द्रव्य कितने प्रकार का हो गया है, तो द्रव्य को हम मूल रूप से दो प्रकार में बांटेंगे। यहां पर पहले को बांटते हैं, ये कहते हैं कि अस्तिकाय है, और दूसरे को ये क्या नाम देते हैं, पहले को अस्तिकाय देते हैं, द्रव्य के दो भेद माना है, और दूसरे को ये क्या नाम देंगे, ये नाम देंगे अनस्तिकाय। एक अस्तिकाय है और दूसरा क्या है, दूसरा अनस्तिकाय है। अब अस्तिकाय शब्द का मतलब क्या है, अस्तिकाय दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अस्ति धन काय, यह इनसे मिलकर के बना हुआ है। अब अस्ति शब्द का मतलब जो है इसमें होता है, अगर हम देखें तो अस्ति शब्द का मतलब होता है सत्ता युक्त होना। और काय का मतलब है विस्तार युक्त होना। तो अस्तिकाय का मतलब है कि ऐसी चीजें जिनकी की सत्ता हो, एक शरीर हो, सत्ता होने का मतलब शरीर हो, और उस शरीर का विस्तार होता हो। काय विस्तार होना। तो हम कह सकते हैं कि शरीर हो और विस्तार हो, उस शरीर में विस्तार हो, तो ये अस्तिकाय। तो अनस्तिकाय का क्या मतलब है कि जो अनस्तिकाय द्रव्य होंगे उनमें किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं होगा, यानी कि शरीर रहित अनस्तिकाय है। कैसा माना जाएगा, ये शरीर रहित होगा, क्योंकि शरीर होगी, एक बॉडी होगी तो ही विस्तार होगा। तो शरीर रहित, हम और इसको क्या लिख सकते हैं, विस्तार रहित, फैलेगा नहीं, है ना, शरीर रहित और विस्तार रहित। बात क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन? सर अस्तिकाय एक बार समझा दीजिए दोबारा से। अस्तिकाय मतलब जिसका शरीर हो और वो शरीर फैले, सत्ता हो, शरीर है, सत्ता है, शरीर और सत्ता रहे और साथ में उसमें फैलाव भी बना रहे। ओके सर। और किसी को कंफ्यूजन? सर ये जो नास्तिकाय है शरीर रहित, तो ये शरीर रहित तो आत्मा को कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है। ओके। अब अस्तिकाय को जो है ये आगे चल करके दो भागों में बांटते हैं। अस्तिकाय वस्तुतः 5 प्रकार के हैं। पांच प्रकार के हैं, और ये 5 प्रकारों को
दो भागों में बांटते हैं। ये 5 प्रकार को कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। 2 भाग में से एक को कहेंगे जीव और दूसरे को कहेंगे अजीव। जीव और अजीव, ये 2 भाग में बांटेंगे। क्लियर है? वही जो सजीव और निर्जीव की श्रेणी जैसे मूल से, या सजीव और सजीव के अतिरिक्त जो हो वो निर्जीव ही हमेशा हो, बौद्ध दर्शन में यह जरूरी नहीं है। सर जैन दर्शन निर्जीव को मानता है? सब कोई मानेगा। जैसे सर आपने बोला कि अभी बौद्ध दर्शन में निर्जीव हो, ये है जरूरी नहीं। बौद्ध दर्शन पूछ रहे हो कि जैन दर्शन पूछ रहे हो? जैन दर्शन में निर्जीव को मानते हैं? हाँ, ओके, मानेंगे। न मानने के साथ दुनिया में तुम्हें निर्जीव नहीं दिखाई देता है? अगर निर्जीव दिखाई देता है तो होगा भी जरूर। तो अब सर ये जो अजीव है, ये निर्जीव का दूसरा रूप है? नहीं, निर्जीव का मतलब तो केवल जो है जड़ द्रव्य हुआ या भौतिक हुआ जिसमें प्राण नहीं है। तो जैसे कि हमारे सामने जो है टेबल है, चेयर है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं। ये निर्जीव वस्तुएं हैं। लेकिन इनका जो अजीव है, अजीव कहने का मतलब कि जीव के अतिरिक्त और कुछ, तो ये और भी चीजों को जो है अजीव, निर्जीव के या भौतिक चीजों के अतिरिक्त भी और चीजों को ये जो है अजीव में मानते हैं। ये सिर्फ निर्जीव ही नहीं, निर्जीव के अतिरिक्त भी। अभी समझ में आएगा जब मैं इसका भेद करूंगा। अब जीव जो है, इन्होंने जीव को जो है फिर से जो है ये कहा जाए कि ये जो जितने भी अस्तिकाय होते हैं, ये विस्तार युक्त होने के कारण आप इनको लिख सकते हैं कि ये बहुप्रदेश व्यापी द्रव्य हैं। बहुप्रदेश व्यापी द्रव्य है। बहुप्रदेश मतलब कि एक से ज्यादा स्थान को ये घेरते हैं। ठीक है, प्रदेश का मतलब यहां पर क्या है? स्थान को घेरना, यानी कि इनके लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। अब जीव को भी जो है आगे, अब जीव का क्या मतलब है? जिसमें प्राण हो। जीव का मतलब क्या है? प्राणवान, मोटे तौर पर। अब इस जीव को अगर प्राणवान माना तो इसको जो है हम जो है फिर कैसे जो है कह सकते हैं कि इस जीव के फिर 2 भेद हैं। इस जीव के 2 भेद हैं। एक को हम कहते हैं त्रस, या मैं इसको थोड़ा सा और करूं, इसके 2 भेद पहले मैं करूं। एक करूंगा मैं बद्ध और दूसरा करूंगा मैं मुक्त। पहले जीव को बद्ध और मुक्त, यानी कि हम आप सभी लोग क्या हैं? बद्ध जीव हैं। और जो इनके कैवल्य प्राप्त लोग हैं, जो मोक्ष प्राप्त लोग हैं, केवल उन्हीं को मुक्त कहा गया है। तो आप इसको लिख लीजिए कि मोक्ष प्राप्त। चूंकि जैन दर्शन में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस शब्द को हम लेंगे? कैवल्य प्राप्त। तो मोक्ष प्राप्त या कैवल्य प्राप्त लोगों को ही क्या माना है? आपने मुक्त माना है। तो फिर बद्ध में कौन आएगा? अब ये फिर बद्ध को भी 2 भागों में बांटते हैं। बद्ध को कैसे बांटते हैं? बद्ध को यह त्रस, ये तो थोड़ा गड़बड़ बन गया ना,
त्रस या जंगम लिखते हैं। और दूसरा इसकी जो कोटि ये बांटते हैं वह बांटते हैं स्थावर। अब ये जो त्रस या जंगम भी है, ये स्पेस खत्म हुई मेरे पास यहाँ पर, तो इसको भी, ये जो त्रस या जंगम है ये 4 प्रकार के हैं। ये स्थावर सबसे पहले समझ लीजिए कि स्थावर वे हैं जो एक इंद्रिय वाले हैं। एक इंद्रिय वाले हैं, जिनके पास, जैसे मानते हैं कि जैसे चींटी वीटी जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके पास सिर्फ एक इंद्रिय होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग जंतुओं में ये मानते हैं कि जैसे मक्खी वगैरह होगी तो उसमें जो है इंद्रिय बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है और ऊपर की कोटि में जब जाएंगे तो उसमें जो है और ज़्यादा जो है इंद्रियां बढ़ती जाएंगी, और अंत में मनुष्य आता है जिसके पास की 5 इंद्रियां पूरी होती हैं। तो ये चींटी से लेकर के मनुष्य तक को इंद्रियों के आधार पर बांटते हैं, जो कि आज का विज्ञान इसको सही नहीं मानता है। आज का विज्ञान उसको करेक्ट नहीं मानेगा। तो ये कहते हैं 5 इंद्रियों वाले। फिर 4 इंद्रियों वाले, फिर 3 इंद्रियों वाले, फिर 2 इंद्रियों वाले, और बाद में स्थावर जो है वो 1 इंद्रिय वाले जीव हैं। तो ये जीव का भेद है। ये बात समझ में आई कि कैसे डिवीजन किए? यस। किसी को भी कंफ्यूजन, इतना समझने में किसी को भी कंफ्यूजन हुआ? पढ़ करके देखिए। सर, जहाँ पे आपने सत्य बोला था वहां पे आपने बोला था जिसकी उत्पत्ति होती है वो खत्म भी होता है, और फिर आपने एक शब्द बोला था वो यथार्थ भी रहेगा। तो वो समझ में नहीं आया कि जिसकी उत्पत्ति होती है तो वो खत्म भी होता है। जीव मतलब कि शरीर की उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो एक जगह पे जाके खत्म भी हो जाए, पिछली उसका क्लास में अस्तित्व रहता है नहीं, फिर उसका सुनो, पीछे की क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में बात किया गया था। जैन दर्शन स्यादवाद को मानता है, और जैन दर्शन मानता है कि एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न या एक दूसरे के विरोधी गुण हो सकते हैं। ये परवेज याद आ रहा है? हाँ सर। तो वहां पर ये भी लिखाया गया था कि जब उन्होंने जो है इसको डिफाइन किया हुआ था, तो उस डेफिनेशन में इन्होंने ये भी कहा था कि एक से ज्यादा गुण जो होते हैं वो क्या होता है कि शामिल रह सकते हैं। वो डिवीजन जो है उसका उन्होंने माना है कि विरोधी गुण भी जो होंगे वो एक साथ शामिल रहेंगे, और इसीलिए जो है स्यादवाद को जो है वहां पर लाया गया। जैसे कि एक चीज एक तरीके से यहां पर है तो वहां पर नहीं है। तो अगर किसी चीज का एक दृष्टिकोण से उत्पाद और व्यय बना हुआ है तो दूसरे दृष्टिकोण से उसकी नित्यता भी बनी रहेगी। बस इतना सा है। ओके सर। ये हम गड़बड़ क्यों कर जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जिस दृष्टिकोण से वह विनाशशील है उसी दृष्टिकोण से उसकी नित्यता भी बने रहे। जैसे घड़ा में बहुत सारे गुण हैं कि घड़ा गोल है तो घड़ा चौकोर नहीं है। तो विरोधी गुण जो है सत्ता होने और न होने की, वह अस्ति और नास्ति, यानी कि अस्ति के हिसाब से है तो नास्ति के हिसाब से नहीं है। घड़ा अगर किसी परिस्थिति में जहां पर था वहां तो अस्तित्ववान है, परंतु अन्य सभी परिस्थितियों में वह अस्तित्ववान नहीं भी है। लेकिन जहां पर वह जिस काल में मौजूद रहा उस काल में वह जो है अपने नित्य स्वरूप में ही रहेगा। वह उत्पत्ति से पहले नहीं था और विनाश के बाद नहीं होगा।
लेकिन इसके दौरान उसकी निरंतरता, उसकी नित्यता बनी रहेगी। ये क्लास में चर्चा हुई थी परवेज? हाँ सर। ठीक है ना। और ये हमने बताया था कि जैन दर्शन में यह माना जाता है कि प्रत्येक वस्तु में दो अंश होते हैं। एक को कहा गया था, मैंने कहा था नित्यांश, और दूसरे को कहा था कि अनित्यांश। तो नित्यांश के कारण वह जो है नित्य है, और अनित्यांश के कारण वह उत्पत्ति और विनाशशील है। क्लियर है? सर आपने कहा कि ये त्रस्त जंगम जो है इसके चार वो है, तो ये जो चार है वो 5 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 2 इंद्रिय वाले, यही है हम्म 4 प्रकार। हाँ ओके सर। तो ठीक ये है। जंगम का इससे क्या मतलब है वो क्या शब्द सर? है, वो त्रस या जंगम जो है वो शब्द दिया गया है, वो क्लासिफिकेशन किया गया है ओके। ना, जो कि मूल रूप से जो है अगर कहें तो पाली भाषा से लिया गया है। अनस्तिकाय के बारे में मैं यहीं पर अगर एक शब्द लिखूं तो अनस्तिकाय कौन है? तो अनस्तिकाय केवल काल है। अनस्तिकाय कौन है? केवल काल एक ही है जो अनस्तिकाय में आता है, और वह है काल। और इसको एक प्रदेश व्यापी माना गया है, यानी कि ये वस्तुतः स्थान घेरने वाला तो नहीं ही होगा, एक प्रदेश व्यापी माना गया है कि इसका एक ही डायमेंशन है। मतलब कि आज की भी अगर आप मॉडर्न साइंस को लेंगे तो टाइम को एक ही डायमेंशन में माना गया है, टाइम को खुद एक डायमेंशन मान लिया गया, तो यानी कि सिंगल डायमेंशन में है, और बाकी जितने हैं वह मल्टी डायमेंशनल। जैसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल में हैं, कम से कम अब 3D 4D आ गया है, तो बाकी सभी चीजें जो है मल्टी डायमेंशनल होती हैं। एक टाइम ही है जो सिंगल डायमेंशन में है, एक आयाम में है। क्लियर है? हाँ या ना बोलते रहिएगा। सर एक बार और बता दीजिए। सभी चीजें जो होती हैं वो मल्टी डायमेंशन में होती हैं। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो सामान्यतः मूवी 2D होती है, 2 डायमेंशंस में होती हैं, और बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जो कि मल्टी डायमेंशंस में होती हैं, यानी कि वो 3D हो सकती हैं या 4D होती हैं ना। यस सर। तो ये कहते हैं कि जो टाइम होता है वह सिंगल डायमेंशन में होता है। आज साइंस भी ये मानती है कि टाइम खुद एक डायमेंशन है। क्लियर है ना ये बात, कि टाइम अपने आप में एक डायमेंशन है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि टाइम एक प्रदेश व्यापी होने का मतलब यह है कि वह एक डायमेंशन में है। और जब ये कहते हैं कि जो अस्तिकाय हैं, अस्तिकाय मल्टी डायमेंशंस में होते हैं, वो बहुप्रदेश व्यापी हैं। वो 2 डायमेंशन में हो सकते हैं, 3 डायमेंशन में हो सकते हैं, 4 डायमेंशन में हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं कई डायमेंशन में। जैसे आप ही का शरीर, आप लोग कितने डायमेंशन में जानते हो? कम से कम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इतना में ही जानते हो। 3 डायमेंशन में जानते हो ना अपने शरीर को आप लोग, कि एक तो आपके शरीर की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, 3 डायमेंशन में जानते हो। लेकिन मॉडर्न साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है तो वो कहती है कि ये 3 ही डायमेंशन नहीं है, 3 के अलावा चौथा और 5वें डायमेंशन की भी खोज चल रही है ना। यस सर। तो ये कहते हैं कि जो अस्तिकाएं हैं वो बहुप्रदेश व्यापी हैं। बहुप्रदेश व्यापी का मतलब है कि मल्टी डायमेंशन में है।
अभी क्लियर हो गया सबको। और अनास्तिकाय क्या है? अनास्तिकाय केवल काल है जो कि सिर्फ एक डायमेंशन में है। अब ये त्रस जीवों को मान लिया। अब ये कहते हैं कि जो अजीव हैं, अब अजीव को जो है मैं जरा अलग कलर से लेता हूं। तो अजीव कितने प्रकार के हैं? तो कहते हैं कि जो अजीव हैं, अब यहां से अजीव ले लेते हैं, तो कहते हैं कि अजीव जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार अजीव के कौन कौन से हैं? तो जरा ये देखिए। सबसे पहले पुद्गल हैं। पुद्गल के अलावा, अब यहां पर पुद्गल शब्द को आप पकड़े रहिएगा, आकाश है, धर्म है और अधर्म है। ये 5 प्रकार के हैं। इसमें से पुद्गल क्या है? अगर पुद्गल को हम केवल ले लें तो यह जड़ तत्व है, यह निर्जीव है, यह जड़ तत्व और निर्जीव होने के साथ साथ इसे आप भौतिक तत्व भी कह सकते हैं। आज सूरज एकदम सन्नाटा मारे पड़ा है। सूरज मार वार खाए हो क्या आज? नहीं सर, बहुत ज्यादा थक गया हूँ सर। तो अगले 1 सप्ताह तक कैसा हाल रहेगा लगातार? अच्छा, मार वार कल तो से ही नहीं सर, मारवाड़ नहीं सर। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, तो फिर सुन लो। बाद में अगर चाहो लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो सुन ही लो। जी सर। तो ये जड़ तत्व है, निर्जीव है या भौतिक है। तो केवल पुद्गल इनका निर्जीव है। तो सजीव हो गए और अब निर्जीव हो गया। आकाश, धर्म और अधर्म ये सजीव और निर्जीव की सीमा के परे जाते हैं। और पुद्गल को भी अगर देखें हम, तो पुद्गल कैसा है? पुद्गल फिर 2 प्रकार का है। पुद्गल, अब हमें अलग पेज पे लेना होगा। आप लोग एक बार इसको कायदे से देख लीजिए, तो फिर हम आगे जो है और चर्चा करें। ये पूरा का पूरा क्रम समझ में आ रहा है? हाँ बोलो ना। परवेज बोलो। सर सर ये आकाश, धर्म और अधर्म ये सजीव निर्जीव के परे हैं, मतलब इनकी कोई आगे व्याख्या वगैरह है क्या? अभी करेंगे बेटा, अभी तो इतना समझ लो ना, अभी तो पुद्गल से खोलना शुरू करेंगे ना। ओके। पर सर इसमें तो पुद्गल को मतलब उसमें माना था जड़ तत्व। जड़ तत्व सर क्या? पुद्गल जड़ को तत्व से इसमें क्या मीनिंग बैठ रहा है सर? क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ा था तो इसका जड़ तत्व का शायद थोड़ा अलग था, क्या मुझे समझ नहीं आया। जड़ तत्व वही है जैसे तुम्हारे सामने जो है पेंसिल वगैरह है, जिससे उत्पत्ति होती है। जड़ तत्व का मतलब कि निर्जीव। ओके, समझ में आया इतना? यस सर। अब पुद्गल के बारे में बात करें कि पुद्गल क्या है। याद रखिएगा कि जैन की तत्व मीमांसा उतनी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि इनकी ज्ञान मीमांसा है, परंतु चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीजों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, और लिखते हैं। और कैसे लिखेंगे इसको हम? मैं पेज चेंज कर दे रहा हूं। अब पुद्गल के बारे में जरा बात करते हैं। तो अगर हम पुद्गल के बारे में बात करें तो पुद्गल क्या है? पुद्गल ये
हाँ बोलो ना। सर मेरे हेलो, मेरे को प्रॉब्लम है या किसी और को भी प्रॉब्लम है? आई थिंक मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है और ब्लू दिख रही है। हाँ तो ब्लू ही स्क्रीन तो है। वो चीज मैं किसी को पूछना चाहता हूँ। स्क्रीन ब्लू ही है। ओके सर, क्योंकि मेरे को कब से वॉइस की आवाज है ना बहुत ब्रेक हो रही थी और एकदम स्पीड में चल रही थी, तो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए नहीं मैं नहीं, ये पूछ। तुम्हारे में प्रॉब्लम है, तुम्हारी आवाज ब्रेक होके आ रही है। ओके सर, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है बट मेरे को पता नहीं चल रहा है कि नेट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम ही आ रही है। चलो ठीक है, अभी क्लियर हुआ। हाँ सर, क्लियर है अभी। तो अब पुद्गल को लेकर के चलते हैं। तो पुद्गल भी जो है वो जड़ या भौतिक पदार्थ है। और इसका जो है अगर प्रकार देखा जाए, तो पुद्गल के अगर प्रकार देखा जाए तो पुद्गल जो है दो प्रकार का है। एक है अणु और दूसरा है संघात। यानी कि दो प्रकार के पुद्गल होते हैं। ठीक है ना, अणु और संघात। संघात का क्या मतलब होता है? संघात का मतलब होता है कि जो कई से मिलकर के बना हो। जैसे हम लोग के पास जितनी भी चीजें हैं वो हम सब जानते हैं कि कई अणुओं के मिलने से बनती हैं। तो जो कई से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? संघात। ठीक है। तो हमारे सामने जितनी भी चीजें हैं सब की सब क्या है? संघात हैं। अगर कहा जाए तो पुद्गल के गुण क्या हैं? दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? अगर इसके गुण के बारे में कहा जाए तो इसका गुण है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तो ये क्या हुए इसके? ये इसके जो है गुण हुए। तो यहां पर जो है हमें यह याद रखना होगा कि नोट। हाँ बोलो ना। सर अणु का मतलब बारीकी होता है ना, वो अणु का छोटा। मतलब होता है सबसे छोटा इकाई। ओके ओके, यानी बारीक। अरे जैसे मॉलिक्यूल होता है ना साइंस में यार, वही मतलब है। बारीक कैसे कहोगे? मतलब पीस करके बारीक हाँ करते हैं। सर, वो गुजराती में समझ समझ गया, मैं गुजराती में ही समझ गया वो चीज। हाँ, तुम लोग के गुजराती में समझने के चक्कर में पूरा देश कंफ्यूज है। एक तो जो है तुम्हारे गुजराती लोग मिले हैं वो जो है अमृत को अमरूद बना दिए हैं। बाकी रही खई कसर तुम पूरी कर दो। ऑल डन। यस सर। तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार आ गए। यहीं पे लिखिएगा नोट। नोट। शब्द मूल गुण नहीं है। शब्द मूल गुण। बाकी जितने भी दर्शन हैं वह शब्द को क्या मानेंगे? वह मूल गुण मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन शब्द को मूल गुण नहीं मानता है, बल्कि उत्पन्न होने वाला
परिणाम मानते हैं। ये इनकी विशिष्टता है। हालांकि इतना डीप जो है यूपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन कभी अगर सिर्फ जो है गुणों के ऊपर लिखने को आ जाए तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। सही है, मैंने इसलिए लिखा कि यूपीएससी इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। अब यहां पर एक दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए, और वो क्या है, वो ये है, नोट संख्या 1 ये हो गई, नोट संख्या 2 लिखिए जरा। जैन दर्शन में, जैन दर्शन में कर्म भी पौद्गलिक है। कर्म भी एक प्रकार का पुद्गल है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के समान पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के समान कर्म भी भौतिक तत्व हैं। कर्म भी भौतिक तत्व हैं। कर्म भी भौतिक तत्व हैं जो जीव के चारों ओर चिपक कर जो जीव के चारों ओर चिपक कर उसे बद्ध बना देता है, उसे बद्ध बना देता है। पुद्गल को पढ़ करके देखिए, पुद्गल पूरा क्लियर है। क्लियर हो जाए तो बताइएगा। जी सर, क्लियर। निधि, सूरज, अनिका। सर जो इसमें लिखवाया है ना पहला कि शब्द मूल गुण नहीं है ये मानते हैं, और बल्कि उत्पन्न होने वाला परिणाम, परिणाम मतलब किस तरह से कि कुछ हम करने से कुछ उत्पन्न होता है, जो जैसे पढ़ रही हो तो उसका परिणाम है कि रिजल्ट आएगा। सर यहाँ वर्ण का मतलब रंग ही है सर। हाँ, ओके सर। क्लियर है।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग आकाश पर जो है बात करेंगे। आकाश लेते हैं। आकाश के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग कलर ले लेते हैं। अब आकाश क्या है? आकाश इनका तीसरा द्रव्य है। आकाश किसे कहा गया है? आकाश वह है जिसमें द्रव्यों की, मतलब कि आकाश द्रव्यों की स्थिति का नाम है। यह दो तरीकों की है, या इसको कहिए जहां द्रव्यों की स्थिति है। अब आकाश को आप दो भाग में बांट दीजिए। सर और कल हेलो, हाँ, और कलर लीजिए सर, क्योंकि इसमें थोड़ा अब सर अभी ठीक है। ठीक है, ये पढ़ने में आ रहा है ना जो लिखा है? बेटर है सर। जो लिखा ऊपर वो पढ़ने में आ रहा है ना रेड से? नहीं सर, थोड़ा मतलब देखना पड़ रहा है इसको। जूम करके देखना पड़ता है। आकाश जहां द्रव्यों की स्थिति हो। मैं इसको छोटा कर दूं? तो लोकाकाश और दूसरा कौन सा है? अलोकाकाश। ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना, व्हाइट? यस सर। तो लोकाकाश किसे कहेंगे? जहां द्रव्यों की स्थिति है। और अलोकाकाश कौन सा है? जहां द्रव्य नहीं है। और ये मानते हैं कि लोकाकाश के एक स्तर ऊपर जाकर के अलोकाकाश है। लोकाकाश के एक लेवल ऊपर जाकर के अलोकाकाश होता है। सबकी समझ में आ रहा है? सर इससे पहले क्या बोला वो मुझे नहीं समझ में आया। आपने कहा ये मानते हैं। लोकाकाश वह है जो द्रव्यों, जहां द्रव्य है। अलोकाकाश वह है जहां पर द्रव्य नहीं है। और ये कहते हैं कि पहले आपकी धरती है, धरती के ऊपर लोकाकाश है और लोकाकाश के ऊपर अलोकाकाश है। सर ये समझ में नहीं आया। धरती के ऊपर जो है, मान लो कि जैसे धरती के ऊपर जो है वायु की कई लेयर हैं, भूगोल में पढ़ते हो ना? तो मान लो कि धरती के ऊपर दो ही वायु का लेवल है और दोनों को हमने आकाश कह दिया। एक कल्पना करो,
तो ये कहते हैं कि धरती के ऊपर जो है, पृथ्वी के ऊपर दो आकाश है। आज तक हम लोग एक ही आकाश जानते हैं, ये कहते हैं कि दो आकाश हैं। ओके। अभी क्लियर हुआ? यस सर। लिखिए आकाश का, सोनिया तुम्हें समझ में आ रही है बात? थोड़ी बहुत समझ रही हूँ सर। तो जितना मतलब तुम्हें लगे कि नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि तुमने बीच से ज्वाइन किया हुआ है, तो जहां न समझ में आवे वहां पर जो है मुझसे पूछना जरूर। धीरे धीरे पक्का चीजें सर। जो है बनेंगी, है ना? सही बात है सर, ट्राई कर रही हूँ, आई ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, दैट्स गुड, ये स्पिरिट होनी चाहिए। तो जहां द्रव्यों की स्थिति है, अब यहीं पर एक बात और समझिएगा आप, कि अलोकाकाश जहां द्रव्य नहीं है। अब जरा लिखिएगा, आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता। ये जितने लोगों ने, सिर्फ चार्वाक है जो आकाश को नहीं मानता है, तो आकाश के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो फिर आकाश को जानते कैसे हैं? तो आकाश का अनुमान किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जैन दर्शन प्रत्यक्ष के साथ साथ इसको भी मानता है। क्लियर है? अनुमान को भी मानता है। सर सिर्फ एक चारवाक को छोड़कर बाकी सभी अनुमान प्रमाण को और शब्द प्रमाण को मानते हैं। हाँ, क्लियर है ना? यस सर। चलो, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे लाख गड़ा, ऋतु आए फल होए। सर स्लो चलने से कम समझ तो आ रहा है। हाँ, इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। तो जो 3 महीने में कोर्स खत्म करने की सोचा था, हो सकता है 4 साढ़े 4 महीना जाए। जैसे जैसे आप लोग फिलॉसफी पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे समझने की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। यस सर। तो आगे लिखिए, ये आकाश हो गया, ये प्रत्यक्ष और अनुमान, ये हम लोगों ने कर लिया। लिखिए, द्रव्यों के विस्तार की सिद्धि के लिए अनुमान क्यों किया जाता है, इस पर भी जरा चल लेते हैं। तो लिखिए, द्रव्यों की सिद्धि, द्रव्यों के विस्तार, द्रव्यों के विस्तार की सिद्धि के लिए, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं? कंसंट्रेट तो हूं मैं पूरी तरह से। इसमें बोर्ड को आगे पीछे करना पड़ता है ना। सिद्धि के लिए आकाश का अनुमान किया जाता है। तो द्रव्यों के विस्तार की सिद्धि के लिए आकाश का अनुमान किया जाता है। इज दैट ओके? यस सर। कि अगर द्रव्यों का विस्तार हो रहा है, तो वह कहीं ना कहीं पर तो होंगे ना कुछ स्पेस तो वो लेंगे ही। तो वह स्पेस ही आकाश है। अगला लिखिए, धर्म और अधर्म। अगली हेडिंग क्या लिखेंगे आप? धर्म और अधर्म।
धर्म और अधर्म में लिखिए कि धर्म और अधर्म की कल्पना, धर्म और अधर्म की कल्पना धर्म और अधर्म की कल्पना जैन दर्शन में जैन दर्शन में विशिष्ट अर्थ में पाई जाती है। जो अन्य दर्शनों से सर्वथा भिन्न है। जो अन्य दर्शनों से सर्वथा भिन्न है। यहां धर्म अधर्म का अर्थ अधर्म ना तो शुभ और अशुभ कर्म है, न पुण्य अब पाप है, न पुण्य और पाप है। न गुण और पर्याय है, न गुण और पर्याय है। तो फिर क्या है? यहां धर्म और अधर्म की कल्पना यहां धर्म और अधर्म की कल्पना जीव और पुद्गल द्रव्यों की द्रव्यों की क्रमशः गति और
स्थिति में सहायक द्रव्य के रूप में है। यानी कि जो जीव और पुद्गल की गति में सहायता प्रदान करता है वह गति है, और जो उनके विराम में या स्थिति में सहायता प्रदान करता है वह अधर्म है। क्लियर हुआ यहां पर क्या है? हाँ सर। सबको क्लियर है कि धर्म और अधर्म यहां पर क्या है? जी सर। चलो आगे फिर जो है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। धर्म और अधर्म की जो है व्याख्या पर थोड़ा और काम करते हैं। लिखेगा धर्म धर्म स्वयं गति नहीं है, वह गति में केवल सहायक है। वह केवल गति में सहायक है। जैसे पानी मछली को गति में सहायता देता है। जैसे पानी मछली की गति में सहायता देता है। इसी प्रकार अधर्म केवल स्थिति में सहायक है। बोलो। हमारी आवाज नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हो? ऑटोमेटिक हो रहा है सर ऐसा। ओके समझ में आ रही है? धर्म अधर्म समझ में आया? अनिका? यस सर। यस सर। जी सर। चलो सर एक क्वेश्चन बन रहा है इसमें, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, कि जैसे कि आपने बोला कि धर्म में पानी मछली को सहाय करता है, पर जब भी हमेशा देखा जाता है तो मछली हमेशा पानी के विरुद्ध चलती है, तो वहाँ सहाय कैसे मछली पानी के विरुद्ध चलती है क्योंकि ऐसा वो धारा के विरुद्ध सुन लो मेरी बात। मछली पानी के विरुद्ध चलती है ऐसा कहीं पर कोई सिद्धांत नहीं है।
इसका मतलब कि तालाब की मछली चलती ही नहीं है, क्योंकि तालाब में तो किसी तरफ भी धारा नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं कि नदी वगैरह में जो है मछली हमेशा धारा सर के मैंने विरुद्ध देखा है चले। उस चीज को। तो तुम थोड़ा और देखो, ठीक है। तुम 2-4 दिन तक नदी में जो है नदी के किनारे बैठो, तब बात मानी जाएगी तुम्हारी। ठीक है ना? तुमने जो देखा वही एकमात्र सत्य तो नहीं है ना परवेज। और तुमने कहां पर देखा? जब मछली लेने गया था ना, वहां पे ही देखा था। अभी इसमें मछली लेने मानसून गया में। तो मछली छोटे से जो है किसी चीज में रखी गई होगी, और वहां पर तुमको मछली जो है तुमको धारा के विरुद्ध तैरती हुई दिखाई दी। नहीं नहीं सर, नदी, नहीं नहीं सर, नदी से ही मैंने वाला है ऐसे। तुम जिंदा नदी में घुस मछली करके बोलते हैं मछली ना, निकाल के नदी लाए थे? से वो। नहीं नहीं, वो दूसरे होते हैं ना मारने वाले, हम्म। उनको मैंने देखा, इसीलिए मैं बोल पाया क्योंकि धारा के विरुद्ध मैंने उनको चलते हुए देखा है खुद अपनी आंखों से। तो तुमने जो देखा दुनिया उतनी ही सच्ची है, उससे अतिरिक्त दुनिया नहीं है। सर है, सच्ची में इतना ही नहीं मान सकता, पर ये चीज को देखा इसलिए मेरा तुमने ऋषि सुनक की क्वेश्चन हुआ, मौसी को इसलिए देखा मैं है? पूछा। नहीं सर। तो ऋषि सुनक की मौसी नहीं है? है ना, होगी सर, पर मैंने नहीं देखा उनको। हाँ, तो इसका मतलब कि तुमने जो देखा वो भी पूरा सच नहीं है, और जो तुमने नहीं देखा उसकी वो भी सच हो सकता है। ठीक है, आगे लिखो। काल, कहां पर आ जाएंगे हम? काल। काल के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य, एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य। ठीक है। सत्ता कैसे मानी जाएगी? अनुमान के आधार पर। सत्ता किस आधार पर ली जाएगी? अनुमान के आधार पर। आगे लिखिए। कि वर्तमान या वर्तमान काट के लिखिए, इसको ऐसे लिखिए कि कैसे हम कर, क्या है जो है काल, तो इसको लिखिए निरंतरता। तुम्हारी समझ में आ रही है अनूप?
ठीक है, निरंतरता, परिवर्तन, पहले, बाद में, तब और अब, तब और अब, प्राचीन और नवीन, यानी कि पुराना और नया, प्राचीन और नवीन, प्राचीन और नवीन, बड़ा और छोटा। बड़ा और छोटा का मतलब यहां पर जो है उम्र के लिहाज से है। इसको और शुद्ध हिंदी में लिख सकते थे हम, ज्येष्ठ और कनिष्ठ। आदि व्यवहार, आदि व्यवहार काल की सत्ता के कारण ही काल की सत्ता के कारण ही संभव है। ठीक है ना? जाहिर सी बात है कि समय है तभी कोई पहले है, कोई बाद में है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, इस तरह की चीजें आती हैं। अब अगर कहिए तो काल के भेद कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन से? व्यवहारिक और परमार्थिक। बहुत सही, बहुत सही। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से एग्री हूं। कहाँ पढ़ लिया बेटा इतना सब कुछ? अच्छा लगा इस तरह से अगर बात करोगे तो। परवेज, हाँ सर। कहाँ से पढ़ा? सर मैंने बताया था अलग सोर्स होते हैं मेरे भी। तो कौन सा सोर्स? जैन दर्शन के लिए कौन सा थोड़ा सोर्स समझ है? नहीं। पतंजलि वाला ना? मैं कभी अच्छा। कभी ऑनलाइन भी सर्च कर लेता हूँ। नहीं, नहीं नहीं, ऑनलाइन के मुकाबले पतंजलि मैं वाला नहीं चाहूंगा कि लेता मैं पतंजलि ज्यादातर। पर तुम ज़्यादा जो है स्टिक करो। धर्मेंद्र सर जो है अच्छे टीचर हैं, ठीक है ना? सर इसमें मेरे को दिक्कत क्या आती है कि थोड़े जो शब्दावली है ना उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं ऑनलाइन सोर्सेज ज्यादा उस पे करता हूँ। ठीक है, चलो व्यवहारिक काल के बारे में लिखा जाए तो व्यवहारिक काल क्या है? जो सोनिया तुम्हारी समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत।
तो जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर पूछते रहो, है ना। फिलहाल तो पूरा लिख रही हूँ सर, बाद में पूछ लूंगी आपसे, क्योंकि इतना फास्ट भाग रहे आप लोग, मैं स्लो हो जा रही हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, तुम ये मेहनत ही कर रही हो, ये अपने आप में जो है मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बस सर सीखने का इच्छा है। हम्म, सीखते जाओ। अवयव शब्द बोलते हैं एलिमेंट्स को। कि कल्पना से युक्त है, तथा द्रव्यों के परिणाम आ, सोनिया तुमको भी हिंदी में दिक्कत आती होगी ना, इतना प्योर हिंदी। नहीं, मैं बोल लेती हूँ अच्छे से, मुझे थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने लिखा बहुत कम है। कोई नहीं, कोई नहीं। पढ़ तो लेती हूँ बढ़िया, लिखने में भी लिख लेती हूँ, बट वही होता है थोड़ा मात्रा का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं नहीं, कोई नहीं, तुम कोशिश करो जहाँ पर भी दिक्कत आवे, और हिंदी में अगर तुम्हें कभी भी कोई कठिनाई आवे तो तुम परवेज से पूछ लेना। ओके सर। परवेज, हाँ सर। मदद कर दिया करना उसकी। दुखते ही हाथ धोने जैसा है। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। ठीक है, द्रव्यों के कैसे परिणाम। करेंगे उधर, मतलब कैसे करेंगे क्लास के थ्रू, की हमको तो उनका कुछ मतलब नहीं, हिंदी कॉन्ट्रैक्ट। तुम लाइव पूछा करो, है ना। और सही बात है। परवेज जो है, तुम अभी जैसे कोई दिक्कत आवे किसी शब्द में तो तुम परवेज से पूछ लिया करो, कहीं स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक रहा करे तो परवेज हेल्प करेंगे। ठीक है सर। तथा द्रव्यों के परिणाम क्रिया आदि का कारण है। ये व्यवहारिक काल यानी कि जिसे हम सामान्य तौर पर जानते हैं। ठीक है, अब पारमार्थिक द्रव्य क्या होगा, जरा पारमार्थिक काल क्या होगा, जरा इस पर अब चर्चा कर लें। तो पारमार्थिक काल को जो है जैन दर्शन कैसे बताता है, ये कहता है कि यह नित्य है, निर्वयव है, और अखंड है। और यह वर्तना शब्द दिया गया है, आप वर्तना को ना भी याद रखिए, तो उसकी जगह स्थिति की निरंतरता।
उत्तरता का कारण है। यहां तक की क्लियरिटी आ गई चीजों की? यस। मैं इसको सॉर्ट कर दे रहा हूं, थोड़ा देख करके आप एक बार में समझिए कि आपने क्या पढ़ा भी। क्लियर है सबको? सभी लोग एक बार जो है रिस्पॉन्स कर देंगे। यस सर, क्लियर है। मुझे बस एक चीज का अर्थ पूछना है, निर्वयव। जैसे कि कोई चीज जो है कई चीजों से मिलकर के बनती है ना, जैसे जल। तो जल में दो अवयव हैं। देयर आर टू एलिमेंट्स इन वाटर, दे आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स, अवयव। तो जो चीज बिना अवयव के हो, बिना किसी अवयव के हैं। हाँ, किसी और एलिमेंट के मिक्सचर से बनी हो, उसे निर्वयव कहते हैं। निर मतलब नहीं, धन अवयव, निर्वयव। आसान है? यस सर। आगे लिखेंगे हम लोग। आ, 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं हम लोग, उसके बाद मिले। यस सर। यस सर। ओके सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है एक कप चाय ले लूँ, तो उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। प्लीज़ वेट करिएगा आप लोग।
हेलो, क्या हम बात कर सकते हैं? हेलो हाँ बोले। निधि जी, मैं आपको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हेलो, मैं सोनिया कलकत्ता से। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया। लाइक लाइक व्हाट बोलिए?